नमस्कार मित्रों, मैं अशोक चौधरी स्पार्कलिंग स्टडी स्टार्स में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, संडे टू संडे हमारे पर्यावरण अध्ययन मॉडल पेपर की जो क्लासेस तथा टेस्ट की पीडीएफ जो ग्रुप में आपको प्रोवाइड्स की जाती है, उसी का सॉल्यूशन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। अगर ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करना तथा अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं अपने मॉडल प्रश्न पत्र की पहले एक क्वेट्स के साथ। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज का पहला प्रश्न, मॉडल प्रश्न पत्र का प्रश्न संख्या फर्स्ट। देखिए, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता पति पत्नी मामा के घर जा ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी मामा के घर जाकर रहते हैं क्या कहलाता है तथा ये परिवार कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान से सुनिए। ऑप्शन फर्स्ट, मातुल स्थानीय परिवार मालोका में। मातृ पितृ स्थानीय परिवार टिप द्वीप में। थर्ड ऑप्शन, मातुल स्थानीय परिवार ट्रोबियांडा में। और फोर्थ ऑप्शन, नव स्थानीय परिवार नाइजीरिया की हौसा जनजाति में। देखिए अच्छी तरीके से इसको, सबसे पहले इसका राइट आंसर देखिए आप, ये होता है आपके मातुल स्थानीय परिवार और ये पाया जाता है ट्रोबियांडा में। जिस किसी भाई ने थर्ड ऑप्शन पे क्लिक किया है उसका आंसर बिल्कुल उचित है। अब देखिए ये अदर्स क्या है, इनको भी समझने की कोशिश कीजिए। मातुल स्थानीय परिवार, ये बिल्कुल सही, इसका अर्थ होता है मामा के घर जाकर पति पत्नी रहते हैं। अब ध्यान सुनिए, मालोका ये कोई घर का प्रकार है, यहाँ कोई ये जगह नहीं है बल्कि एक घर का प्रकार है, आवास है, ठीक है ना। मातृ पितृ स्थानीय टिप द्वीप में, मातृ पितृ स्थानीय टिप द्वीप में, यानी टिप द्वीप के अंदर एक ऐसी परंपरा है जिसमें पति पत्नी या तो अपने माता पिता के घर जाकर रहते थे या फिर पिता के, या तो माता के घर या पिता के, यानी दोनों में से किसी घर स्वतंत्रता होती है। और मातुल स्थानीय ट्रोबियांडा में ये आगे आपके मामा के घर जाकर रहते हैं। उसके बाद देखिए फोर्थ ऑप्शन, नव स्थानीय परिवार नाइजीरिया की हौसा जनजाति। इसमें क्या होता है, नाइजीरिया की हौसा जनजाति के अंदर है ना, पति पत्नी विवाह के बाद अपने एक माता पिता से अलग, यानी नया घर बना लेते हैं, यानी नया घर बनाकर रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नव स्थानीय परिवार। उम्मीद करता हूँ पहला प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न देखिए, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन सेकंड, लेक्राइमल ग्रंथि। ऑप्शन थर्ड, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन फोर्थ, थायराइड ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। देखिए पीयूष ग्रंथि जो कि आपकी मास्टर ग्रंथि कहलाती है और पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करने का कार्य हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ दो प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का वह जिला जिसके नाम पर कोई जिला मुख्यालय नहीं है, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसके नाम पर अपना खुद का कोई मुख्यालय नहीं है? देखिए ऑप्शन फर्स्ट, डूंगरपुर। सेकंड, बांसवाड़ा। थर्ड, राजसमंद। फोर्थ, प्रतापगढ़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड, यानी राजसमंद नाम का कोई जिला मुख्यालय नहीं है, वहाँ राजनगर नाम का जिला मुख्यालय है। बाकी डूंगरपुर के नाम का जिला मुख्यालय मिलेगा आपको, बांसवाड़ा मिल जाएगा और प्रतापगढ़ में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ तीन प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से असुमेलित मेल कौन सा है? यानी तीन तो सुमेलित है और एक असुमेलित मेल है। ध्यान से पढ़िए। देखिए ऑप्शन फर्स्ट, किस्ताऊ, ये किर्गिज जनजाति का आवास है, बिल्कुल सही है। पिछली बार भी वीडियो में आपको बताया गया था। टीपी, ये रेड इंडियन जाति का, बिल्कुल सही है, अफ्रीका में रहते हैं। भाकर ग्रासिया जनजाति, बिल्कुल सही है, राजस्थान में। टापरा अपाचे जनजाति, इसका पहले करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फोर्थ जो कि सुमेलित नहीं है। अपाचे जनजाति का आवास क्या कहलाता है पता है आपको? अपाचे जनजाति का आवास, यानी अपाचे जनजाति का एक अलग सा अपना आवास होता है जिसको बोला जाता है विकी अफ्स। ये अपाचे जनजाति का आवास है। बाकी तीन सुमेलित है, चौथा इनकरेक्ट है। उम्मीद करता हूँ चार प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर।
देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन फर्स्ट गडेपान कोटा, ऑप्शन सेकंड चंदेरिया चित्तौड़गढ़, ऑप्शन थर्ड भिवाड़ी अलवर, ऑप्शन फोर्थ जसोल बाड़मेर। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके चंदेरिया चित्तौड़गढ़। देखिए ऑप्शन फर्स्ट में जो गडेपान कोटा दिया है, यहाँ पर आपके चंबल फर्टिलाइजर्स की स्थापना की गई है, ये केमिकल फैक्ट्री है। उसके बाद में राष्ट्रीय केमिकल फैक्ट्री है, ये हो गई चंदेरिया चित्तौड़गढ़। भिवाड़ी अलवर ये भी औद्योगिक इकाई है। और ऑप्शन फोर्थ जसोल बाड़मेर, जहाँ आपके बकरी के बालों से जो दरी बनाई जाती है पट्टी नुमा जट कतरई की कला यहाँ की प्रसिद्ध है। उम्मीद करता हूँ 5 प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? देखिए ऑप्शन फर्स्ट ऊंट, ऑप्शन सेकंड बाघ, ऑप्शन थर्ड सिंकारा, ऑप्शन फोर्थ ए तथा ए व थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ए व फर्स्ट व थर्ड, यानी ऊंट भी है, जिसको पता है आपको जून 2014 के अंदर राज्य पशु घोषित किया गया था, और चिंकाला ऑलरेडी था। उम्मीद करता हूँ 6 प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। मगरमच्छ, मेंढक, डायनासोर आदि जीवों को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? मगरमच्छ, मेंढक, डायनासोर आदि जीवों को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? तो ध्यान से देखिएगा, इसमें ऑप्शन फर्स्ट सरीसृप, सेकंड स्तनधारी, थर्ड नभचर, फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सरीसृप वर्ग में। किस में शामिल किया गया है? सरीसृप वर्ग में। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 7 की ओर। संसद में राजस्थान के कितने सदस्य हैं? ऑप्शन फर्स्ट 25, ऑप्शन सेकंड 10, ऑप्शन थर्ड 200, ऑप्शन फोर्थ 35। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फोर्थ 35, यानी 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? यानी परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी। ऑप्शन फर्स्ट मेजर शैतान सिंह, ऑप्शन सेकंड मेजर जगत सिंह, ऑप्शन थर्ड मेजर पीरू सिंह, ऑप्शन फोर्थ मेजर लखन सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फोर्थ थर्ड मेजर पीरू सिंह। ये आपके परमवीर से सम्मानित पहले राजस्थानी थे। उम्मीद करता हूँ 9 प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? देखिए ऑप्शन फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सेकंड सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन थर्ड गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन फोर्थ सी राजगोपालचारी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को, ध्यान से सुनिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, जबकि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, और इस सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। आई रिपीट, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी, तथा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। प्रश्न संख्या 10। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। असुमेलित युग्म का चयन कीजिए, इसमें से असुमेलित युग्म आपको पहचानना है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट खेजड़ली मेला जोधपुर भाद्रपद, ऑप्शन सेकंड कजली तीज बूंदी श्रावण, ऑप्शन थर्ड ठुपसी गले में महिला द्वारा, और ऑप्शन फोर्थ पासो कान में महिला द्वारा। तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, जो कि गलत है, यानी कि ऑप्शन सेकंड कजली तीज बूंदी। हाँ, कजली तीज त्योहार बूंदी का प्रसिद्ध है, लेकिन ये श्रावण माह में न होकर भाद्रपद माह में होता है। कौन से माह में? भाद्रपद माह में, यानी बड़ी तीज है ये भाद्रपद माह में। और ये पासो ध्यान रखिएगा, महिलाओं द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण है। ज़्यादातर मित्र ये इसको क्लिक किया होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। उम्मीद करता हूँ 11 प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। रक्त क्षीणता रोग किसकी कमी से होता है? रक्त क्षीणता रोग किसकी कमी से होता है? देखिए ऑप्शन फर्स्ट आरबीसी, ऑप्शन सेकंड
WBC ऑप्शन थर्ड, प्लेटलेट्स ऑप्शन फोर्थ, प्लाज्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फर्स्ट RBC। RBC की कमी से रक्त क्षीणता रोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट 12 जनवरी, ऑप्शन सेकेंड 4 फरवरी, ऑप्शन थर्ड 15 मार्च, ऑप्शन फोर्थ 11 जुलाई। देखिए अच्छी तरीके से प्रश्न को पढ़िए। पहले सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर देखिए आप, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखिए अदर्स क्या है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बाद में देखिए आप 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अब 15 मार्च को आपने पढ़ा होगा विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस। ये 15 मार्च को मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ 13 प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने वाली भारतीय महिला थी, यानी सबसे ज़्यादा बार कौन सी भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? ऑप्शन फर्स्ट शिवांगी पाठक, ऑप्शन सेकेंड चंदा गायन, ऑप्शन थर्ड सुषमा बित्सा, ऑप्शन फोर्थ अंशु जामसेपा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके अंशु जामसेपा। ये माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने वाली भारतीय महिला थी, यानी इसने सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है ना, एक बार वापस सुनिए, अंशु जामसेपा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे ज़्यादा बार चढ़ने वाली भारतीय महिला थी। कौन थी? अंशु जामसेपा। उम्मीद करता हूँ 14 प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न देखिए आप, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन फर्स्ट OC गांगुली, ऑप्शन सेकेंड BC ट्रेवल, ऑप्शन थर्ड कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन फोर्थ आनंद कुमार स्वामी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन 15 का प्रश्न का आनंद कुमार स्वामी। इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। अब देखिए आप इसमें इन्होंने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग इसके अंदर इसका वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था, किसका? राजस्थानी चित्रकला का। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाता है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स यानी बावड़ियों का शहर। कोटा, बूंदी, जयपुर, चूरू। अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप, ये कहलाएगा आपके बूंदी। कौन सा शहर? बूंदी शहर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन सी थी? देखो इसमें आपके ऑप्शन फर्स्ट सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सेकेंड यूरी गागरिन, ऑप्शन थर्ड राकेश शर्मा और ऑप्शन फोर्थ यूरी मालिसेव। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फर्स्ट सुनीता विलियम्स, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, जिसने अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने की प्रथम महिला या अंतरिक्ष यात्री की सफलता हासिल की। यूरी गागरिन ये विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे जो कि रूस के थे। राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे और यूरी मालिसेव राकेश शर्मा के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री थे। आई रिपीट इट, सुनीता विलियम्स पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला जो अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ी। यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री जिनका संबंध रसिया यानी रूस देश से है। ऑप्शन थर्ड राकेश शर्मा यानी ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन फोर्थ यूरी मालिसेव राकेश शर्मा के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले अंतरिक्ष यात्री थे। उम्मीद करता हूँ प्रश्न 17 अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, यानी आपको एक तरफ दुर्ग दिए हुए हैं और महल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इनके स्थान
दिए हुए हैं, कहाँ स्थित है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट कागमुखी दुर्ग, ये आपके हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़। कागमुखी दुर्ग मेहरानगढ़, यानी पीछे से संकरा और आगे से चौड़ा दुर्ग, इस प्रकार का दुर्ग। ये कौन सा दुर्ग है? कागमुखी दुर्ग। उसके बाद में देखिए गलियों का दुर्ग सोनारगढ़ जैसलमेर, सोनारगढ़ जैसलमेर, यानी यहाँ बहुत सारी गलियाँ हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गलियों का दुर्ग। विजय मंदिर महल, ये आपके महल अलवर में है। कौन से जिले में? अलवर में। और सावित्री माता का मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में। कहाँ पर है? पुष्कर में। अब ध्यान से सुनिए, इसमें आपके करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट में बी, ऑप्शन फर्स्ट में बी, ऑप्शन सेकेंड में ए, ऑप्शन सेकेंड में ए, ऑप्शन थर्ड में डी, ऑप्शन थर्ड में डी, और ऑप्शन फोर्थ में सी, यानी प्रश्न संख्या 18 का आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। जिसने भी प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन फोर्थ किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉरी, एक बार वापस आई रिपीट, सॉरी। कागमुखी दुर्ग, देखिए सबसे पहले आप कागमुखी दुर्ग कौन सा? अपने कागमुखी दुर्ग हो गया मेहरानगढ़, यानी ऑप्शन अ के अंदर आपको ब बिल्कुल सही है। और उसके बाद में गलियों का दुर्ग सोनारगढ़, बिल्कुल सही है। और बिल्कुल ये आपके ऑप्शन फोर्थ ही होगा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ 18 प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। STTP का पूरा नाम क्या है? STTP का पूरा नाम क्या है? ध्यान से सुनिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पॉल्यूशन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट टेलिंग पॉल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इसका उचित आंसर है। जिस किसी भाई ने 19वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन थर्ड क्लिक किया है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। मादक पदार्थ ब्लैंक स्पेस के कारण एस्थेटिक बेहोशी की दवा यानी भूख न लगना आदि परिवर्तन आते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन फर्स्ट तंबाकू, ऑप्शन सेकंड धतूरा, ऑप्शन थर्ड कोकीन, ऑप्शन फोर्थ सिगरेट। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन थर्ड, यानी कि कोकीन। कोकीन के कारण आपके यानी बेहोशी की दवा और इससे भूख न लगना आदि क्या परिवर्तन आते हैं मानव शरीर के अंदर। तो देखिए इसको आपने पहले मैंने बताया था आपको, तंबाकू यानी निकोटियाना टोबेकम, ये तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद में कोकीन, ये भी मादक पदार्थ है। सिगरेट, इससे पिछले प्रश्न पत्र में दिया था आपको, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ये नामक रोग होता है जिससे कैंसर उत्पन्न होता है। और धतूरा, इसका वैज्ञानिक नाम धतूरा स्ट्रेमोनियम है। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। मानसून का दूत किस पक्षी को कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट कुरजा, ऑप्शन सेकंड किंगफिशर, ऑप्शन थर्ड ओपन बिल स्टार्ट, ऑप्शन फोर्थ सोहन चिड़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड ओपन बिल स्टार्ट। इस पक्षी को मानसून का अग्रदूत कहा जाता है, यानी मानसून का दूत कहा जाता है। ये अपने घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर पाया जाता है। और कुरजा ये तो पता ही आपको, खींसन जोधपुर, यहाँ पर इसका मतलब ज़्यादातर पक्षियों का प्रवासी जमावड़ा रहता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा प्रदान करने वाले घटक है? ऑप्शन फर्स्ट विटामिन तथा खनिज लवण, ऑप्शन सेकंड जल व रुक्षांश, ऑप्शन थर्ड कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, ऑप्शन फोर्थ कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, यानी ऑप्शन थर्ड। जिस किसी भाई ने 22% के अंदर ऑप्शन थर्ड क्लिक किया उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। राज्य में सर्वाधिक ऊन उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन फर्स्ट बीकानेर, ऑप्शन सेकंड जोधपुर, ऑप्शन थर्ड बाड़मेर, ऑप्शन फोर्थ जैसलमेर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सेकंड जोधपुर। जोधपुर जिले के अंदर सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन होता है। और बीकानेर में आपको पता है ऊन की मंडी है, बात समझ में आ गई। यानी जोधपुर जिले में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, देखिए ध्यान से। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन सेकंड फुलेरा राजस्थान, ऑप्शन थर्ड चेन्नई तमिलनाडु, ऑप्शन फोर्थ गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके गोरखपुर उत्तर प्रदेश। यानी 1 किलोमीटर और 300 मीटर लंबा ये आपके प्लेटफॉर्म है गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर।
निम्नलिखित को असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। यानी सबसे पहले देखिए आप, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, हॉर्टिकल्चर बागवानी, पोमोलॉजी फूलों की खेती, सॉरी फ्लोरिकल्चर ये यहाँ पर बिल्कुल गलत हुआ, यहाँ पर फलों की खेती थी। आप देख लीजिए एक बार, मिसप्रिंट हुआ, यहाँ फलों की खेती है। उसके बाद जीरोफाइट्स जल में उत्पन्न पौधे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके जीरोफाइट्स जल में उत्पन्न वाले पौधे नहीं होते हैं, बल्कि ये रेगिस्तानी पौधे होते हैं। कैसे पौधे? जीरोफाइट्स रेगिस्तानी पौधे। एक बार वापस पूरा अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, अपनी कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। फ्लोरिकल्चर फलों की खेती होती है। किसकी खेती होती है? फलों की। ये फूलों यहाँ पर प्रिंट हो गया। हॉर्टिकल्चर पिछले वीडियो में बताया था, बागवानी। पोमोलॉजी फूलों की खेती, बिल्कुल सही है। ये तीनों करेक्ट आंसर है। जीरोफाइट्स जल में उत्पन्न होने वाले पौधे नहीं हैं, बल्कि रेगिस्तानी पौधे हैं। जल में उत्पन्न होने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, जबकि पत्थरों पर उत्पन्न होने वाले पौधों को लिथोफाइट्स कहा जाता है। वापस देखिए अच्छी तरीके से, फ्लोरिकल्चर फलों की खेती बिल्कुल सही, हॉर्टिकल्चर बागवानी बिल्कुल सही, पोमोलॉजी फूलों की खेती बिल्कुल सही, और जीरोफाइट्स जल में उत्पन्न पौधे ये बिल्कुल गलत आंसर है इसका। यानी रेगिस्तान में उत्पन्न होने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ 2500 प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। देखिए प्रश्न, भौतिक तथा जैविक पर्यावरण शिक्षण की जानकारी शिक्षक को सहायता करती है। वापस पढ़िए, भौतिक तथा जैविक पर्यावरण शिक्षण की जानकारी शिक्षक को सहायता करती है। उत्कृष्ट उपकरण बनाने में, वैज्ञानिक अनुसंधान करने में, उपयुक्त शिक्षण विधि के चयन में, उपरोक्त सभी में। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन थर्ड, उपयुक्त शिक्षण विधि के चयन में। न कोई वैज्ञानिक है यहाँ पर शिक्षक जो कि उत्कृष्ट उपकरण बनाएगा, न कि वैज्ञानिक अनुसंधान करना, उसको ऐसा कुछ नहीं करना है। वो सिर्फ और सिर्फ उपयुक्त शिक्षण विधि के चयन के अंदर आपकी भौतिक तथा जैविक पर्यावरण की जानकारी जो उसको होगी, उसके अनुसार छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षण विधि का चयन करेगा और उनको अच्छी तरीके से समझाएगा, तो वो उसके लिए उपयुक्त होगा। यानी ऑप्शन 26 का करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। पर्यावरण अध्ययन को सर्वप्रथम भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, NCERT, SIERT। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके मुदालियर आयोग। कौन सा आयोग? मुदालियर आयोग। इसका करेक्ट आंसर 27 का हो जाएगा। मुदालियर आयोग को जाता है जिन्होंने पर्यावरण अध्ययन को सर्वप्रथम भारत में लाने का श्रेय दिया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। खालिस्तान के अलावा सभी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विद्या हैं। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन सेकंड व्याख्यान द्वारा स्पष्ट, ऑप्शन थर्ड निर्देशित खोज, ऑप्शन फोर्थ समस्या समाधान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके व्याख्यान से स्पष्ट करने के अलावा सारी की सारी ये अपने पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विद्या हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। देखिए क्या कहता है प्रश्न, सतत एवं समग्र मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने के लिए, बच्चे के व्यवहार का लगातार अवलोकन करने के लिए, और मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, और कमजोर अयोग्य शिक्षार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बच्चे के व्यवहार का लगातार अवलोकन करने के लिए। यानी ऑप्शन संख्या सेकंड, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने के लिए ये आपके सतत एवं समग्र मूल्यांकन का मुख्य रूप से ये बल देता है, न कि लगातार परीक्षण करने पर। 29 प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों हेतु मूल्यांकन की उपयुक्त तकनीक नहीं है। गुणात्मक यानी गुणात्मक व्यवहार के परिवर्तन हेतु उपयुक्त तकनीक कौन सी नहीं है? रेटिंग स्केल, ग्रेडिंग व्यवस्था, निबंधात्मक परीक्षा, रूपात्मक आकलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फर्स्ट, रेटिंग स्केल गुणात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त तकनीक नहीं है। देखो ग्रेडिंग व्यवस्था यानी ये तो आप सीधे अपने परसेंटेज देते हैं, तो परसेंटेज से कहीं न कहीं बालक विचलित हो जाता है, तो उसमें आपको फर्स्ट इसमें ग्रेडिंग दे देते हैं A, B, C, तो ये अच्छा है, गुणात्मक है, ठीक है ना। उसके बाद निबंधात्मक परीक्षा, सारे के सारे
पक्ष देखो अभिव्यक्ति, यानी अभिव्यक्ति होती है ना, पूरी अभिव्यक्ति बालक की वो बता देती है, मतलब उसके कितने विचार है, उसके गहनता से उनके शब्दकोश भंडार सब बता देती है। और रूपात्मक आंकलन तो अपन समय समय पर करते ही रहते हैं, जिसको निर्माणात्मक आंकलन भी कहते हैं, जिसके अनुसार वो फीडबैक देता रहता है छात्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ ये टेस्ट सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, और यदि ऐसा है तो आप अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा अगर आपका सहयोग बना रहा और लगातार सदस्य जुड़ते रहें तो हम डेली टेस्ट सीरीज़ करवाने का भी फैसला ले सकते हैं। ये आपके सहयोग के ऊपर निर्भर करेगा। और आपको अगर टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रही है तो अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लगातार पढ़ते रहें। और इसी के साथ मैं सभी का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।